अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का वीक नंबर 7 पढ़ेंगे, जो कि मॉड्यूल 82 से 95 तक है। यानी टॉपिक नंबर 82 से 95 तक आपके LMS में जो कोर्स है उसके मुताबिक इन हैंडआउट्स में। अच्छा, प्रीवियस पहले 1 to 6 वीक जो है वो मैं ऑलरेडी बना के अपलोड करती हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोज़ अवेलेबल मिल जाएंगी, या आप हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं उनको। अच्छा, आइए अब हम देखते हैं कि मॉड्यूल 82 जो कि कंटिन्यू हो रहा है, नेटवर्क एंड इंटरनेट, जो कि प्रीवियस वीक में वीक नंबर 6 में पढ़ाया जा रहा था, उसी में आगे हम पढ़ने लगे हैं प्रोटेक्शन एंड क्योर्स। हमने 81 के अंदर पढ़ा था कि वायरस कितने फॉर्म्स ऑफ अटैक होते हैं इंटरनेट के अंदर सिक्योरिटी के, तो उनको उनसे बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे। A primary prevention technique is to filter the traffic passing through a point in the network। यानी हम एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जिससे हम फिल्टर कर लें ट्रैफिक का मतलब है यानी बिट्स का आना या जाना। आप क्लाइंट हैं, सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जानी है, ये जो आना जाने की रिक्वेस्ट है या आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपके राउटर से होकर, जो हमने चीज़ पढ़ी थी कि राउटर से पीछे ISP होता है, उसको जाना और वापस जो आना है, ये ट्रैफिक है। तो उसको लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं फायरवॉल। प्रोग्राम नाम होता है, उसका नाम है फायरवॉल। For instance, a firewall might be installed at the gateway of an organization intranet to filter message passing in and out of the region। ये वही करती है कि मैसेज आना और जाना, जो भी मैसेज है उसको फ़िल्टर करती है, उसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा देती है कि जो फ़िल्टर लगाती है गेटवे के ऊपर, आपके गेटवे के ऊपर इंस्टॉल होती है फायरवॉल। कि हमने गेटवे पढ़ा था कि वो आपका ISP का जो मेन जो एरिया होता है, आपका जो रीजन में आपके एक्सचेंज होती है इंटरनेट की, वो उसको भी कह सकते हैं, आपके अपने राउटर को भी कह सकते हैं। तो उसके ऊपर इंस्टॉल होती है, या आपके अपने कंप्यूटर के अंदर भी, विंडोज़ के अंदर भी फायरवॉल होती है। फायरवॉल की बेसिकली ये डेफिनेशन है सारी, लेकिन यहाँ पर हम जो फायरवॉल है वो इंटरनेट के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी वो विंडोज़ की भी हो सकती है, आपके नेटवर्क की फायरवॉल भी हो सकती है। तो उस चीज़ को इन एंड आउट को फ़िल्टर करना कि मैसेज कौन सा जाना है, कौन सा नहीं जाना। कोई अगर अनऑथेंटिक फाइल आ गई है, तो उसको रोक के आपको आगाह करना है कि भाई यहाँ फाइल ठीक नहीं है। मैस क्यूडरिंग एज अ पार्टी अदर देन वन सेल्फ इज़ नॉन एज स्पूफिंग। हमने ये स्पूफिंग का कॉन्सेप्ट पीछे भी पढ़ा हुआ है। हम इसी को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता है कि such a message will indicate that the outside is pretending to be a member of inside region। यानी वो आपको ये कहेगा कि फायरवॉल के वक्त कि मैं तो अंदर का ही फाइल हूँ, मुझे तो जो है वो एक्सेस करने का, आप मुझे एक्सेस दे दो, मैंने इसमें काम करना है, कोई चीज़ ऑपरेट करनी है। नॉर्मल रूटीन में जो आपके ISP से हो सकता है वो मैसेज आ रहा है, या किसी सर्वर से आ रही हो, कोई फाइल आ रही है, किसी वेबसाइट से कोई फाइल आई है, तो उसे स्पूफिंग कहते हैं। यानी वो अपने आप को बाहर का बंदा अंदर का शो करवाए। फायरवॉल आर आल्सो यूज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल कंप्यूटर rather than इंटायर नेटवर्क और डोमेन। फायरवॉल आर यूज इंडिविजुअल कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, rather than नेटवर्क और सारी डोमेन को प्रोटेक्ट नहीं कर रही होती। वो आपके कंप्यूटर के फायरवॉल कर रही है, वो लगी बेशक गेटवे नेटवर्क के ऊपर ही हुई है, लेकिन वो नेटवर्क को नहीं कर रही होती, आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है। एक हमने पीछे पढ़ी थी कि स्पैमिंग, मल्टीपल ईमेल या मल्टीपल मैसेजेस आपको आना शुरू हो जाएं, या मल्टीपल फाइल जनरेट होना शुरू हो जाएं, उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं स्पैम फिल्टर, विच आर द फायरवॉल डिज़ाइन टू ब्लॉक अनवांटेड ईमेल, अनवांटेड मैसेजेस हो गए। यानी वो एक दीवार है, फायरवॉल एक ऐसी दीवार है जो बार बार फ्रिक्वेंटली अगर अनवांटेड ईमेल्स आपको आ रही हैं, तो फिर में स्पैम फिल्टर जो है वो स्पैम फिल्टर अपने अंदर उसको रखेगा, साइड पे करता जाएगा, और आपको अलर्ट देगा कि ये इतनी इतनी स्पेसिफिक ईमेल आई है, आपको रिसीव नहीं होने देगा, सिर्फ बताएगा कि कहाँ से आ रही है। ठीक है। एक और टूल होता है कि अप्रॉक्सी सर्वर।
is a software unit that acts as an intermediary between a client and a server with the goal of shielding the client from adversary actions of server. समटाइम्स आप फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कभी कभी ऐसे होता है समटाइम कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और आप क्लिक कर देते हैं और डाउनलोड ना हो के बटन पे, ठीक है। एक और नीचे थोड़ा सा डाउनलोड ना का बटन होता है, वो एक एडवर्टीजमेंट बनी होती है कि आप ये डाउनलोड नाउ कर लें। आप सम टाइम कन्फ्यूज़ होकर जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लगे थे उसके बजाय उस पर क्लिक कर देते हैं, वो एक ऐड होता है। अब ऐड के अंदर सम टाइम वो किसी और सर्वर के ऊपर आपको लेके चला जाता है। उसके अंदर हो सकता है उसी सर्वर के अंदर किसी ने वायरस गलती से अपलोड हो गया हो या चला गया हो, तो वो उस एक ऐड की फॉर्म के अंदर एक बटन सा बना होता है डाउनलोड नाउ का। आपने क्लिक किया, आप उस ओरिजिनल सर्वर के जाने के बजाय आप किसी और सर्वर पे चले गए, वहाँ से फाइल आपकी डाउनलोड हो गई। आप यही समझोगे कि ये ओरिजिनल फाइल डाउनलोड हुई है। तो एक प्रॉक्सी सर्वर जो है ये आपके पास इंस्टॉल होता है, वो प्रोटेक्ट करता है, आपको बताता है कि आप जो फाइल डाउनलोड करने लगे हो ये अनवांटेड फाइल है, ये ओरिजिनल फाइल नहीं है। या वो सर्वर हो सकता है जो आप डाउनलोड कर रहे हो, जहाँ से जिस वेबसाइट से, हो सकता है उसी के अंदर मसला हो। तो ये प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली ये चीज़ों को फ़िल्टर आउट करके आपको बताता है। अब ये गूगल क्रोम की एग्जांपल ले लें, इसमें समटाइम आप डाउनलोड करने लगते हैं तो वो आपको एरर देता है कि ये फ़ाइल जो है मलिशियस है, इसमें वायरस हो सकता है। आपने कंटिन्यू करना है, फिर भी रिस्क लेना है। आप समटाइम ले लेते हो क्योंकि आपको पता होता है वैलिड है ये फ़ाइल। अगर समटाइम हो सकता है वो इनवैलिड भी, और आप रिस्क ले लें और आपका जो है वो कंप्यूटर सारा हैक हो जाए या वायरस आ जाए आपके कंप्यूटर में, ठीक है। ये प्रॉक्सी सर्वर का एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको बेहतर समझ में आएगी। अनदर टूल फॉर प्रिवेंटिंग अ प्रॉब्लम इन नेटवर्क एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर लेते हैं। हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में पढ़ा था कि वो सॉफ्टवेयर आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करके आपको बताता जाता है कि आप सिस्टम में कोई अननोन एक्टिविटी तो नहीं हो रही है ऐसी। उसके बाद सबसे एंड पे एक चीज़ है कॉन्सेप्ट एंटीवायरस का। वो कॉमनली आप नॉर्मली हर बंदा ही जानता है कि कंप्यूटर में एक एंटीवायरस होता है, या कोई प्रोटेक्शन के लिए आपके पास विंडोज़ में जैसे प्रोटेक्शन का टूल है आपका बेसिक यूज़ हो रहा होता है, जो आपको प्रिवेंट अननोन फाइल को ओपन नहीं करने देता, डाउनलोड नहीं करने देता। कोई वायरस वाली फ़ाइल हो तो वो उसको बताता है आपको। कोई भी आप एंटीवायरस एवीजी यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के एंटीवायरस आप यूज़ करते हैं, आपके पास अवेलेबल हर कंप्यूटर में अवेलेबल होता है। अगर नहीं है तो उसको यूज़ करें ताकि आप वायरस से जितने ऊपर टाइप पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताई थी उस सारों को एक एंटीवायरस बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करके बता सकता है, या आपको इन्फॉर्म कर सकता है या रिमूव कर सकता है वायरस। समटाइम वायरस आता है तो आप एंटीवायरस यूज़ करके स्कैन करके उसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 83 पे चलते हैं। इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होती है, आपको मैं पहले ये पढ़ाने से पहले इंक्रिप्शन की एक एग्जांपल समझाता हूँ कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन्स और जो थे उनके अमेरिकन्स, वो इंक्रिप्शन टेक्निक यूज़ करते थे कि उन्होंने, क्योंकि उस ज़माने में रेडियो के थ्रू ही आप बात कर सकते थे, ये मोबाइल या कंप्यूटर तो थे नहीं। तो उन्होंने कोई मैसेज आपस में कम्युनिकेट करना होता था तो वो उस चीज़ को एनक्रिप्ट कर देते थे। एनक्रिप्ट करना मतलब ये होता है कि अगर आप लिखते हो ना, अपनी लोकेशन लिखते हो, आई एम हेयर फलां फलां जगह, तो वो उसको उल्टी एबीसी में लिख देते थे, कन्वर्ट कर देते थे उल्टी एबीसी। यानी अगर ए है तो उसका मतलब जेड होगा, बी है तो उसका मतलब एक्स होगा। तो वो इस तरह कर देते थे। इंक्रिप्शन ये होती है बेसिकली, वो उसको इनक्रिप्ट कर देते थे मैसेज को। अब वो जो अगर कोई तीसरा बंदा उस मैसेज को पढ़ भी लेगा ना, उसको समझ ही नहीं आएगी यार ये क्या लिखा हुआ है। उन्होंने ये बीच में साथ उसके इंक्रिप्शन की भी देते थे। बाज़ इंक्रिप्शन की पढ़ के भी आप उस मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते थे। तो जिसको पता होता था उसको वो इंक्रिप्शन की मिलती थी उसके साथ। वो मैसेज सुन के, रेडियो का मैसेज है सुन के या उसको पढ़ के वो बता देता था कि ये टर्म ये लिखी हुई है, ये जो उल्ट और गलत बात लिखी हुई है ना ये नहीं है। तो बेसिकली इंक्रिप्शन ये होती है कि थर्ड पार्टी आपकी इंफॉर्मेशन को पढ़ ना सके
आप तक पहुँचे और आप उसको जो है वो डिक्रिप्ट करके पढ़ लो, डिकोड कर लो या डिक्रिप्ट कर लो। अच्छा, इसमें सबसे पहले एग्जांपल होती है HTTP। मैंने पिछली दफ़ा पढ़ाई थी कि आपकी जितनी वेबसाइट होती है उनके स्टार्ट में HTTPS लिखा होता है। HTTP मीन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S जब लिख देता है इसका मतलब है सिक्योर है, इसका मतलब किसी तरह की इंक्रिप्शन लगी हुई है, उसको कहते हैं द बैकबोन ऑफ HTTPS इज़ अ प्रोटोकॉल सिस्टम। इसमें जो प्रोटोकॉल सिस्टम होता है उसे कहते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL, विच वॉज ओरिजिनली डेवलप बाय नेटस्केप ने इसे डेवलप किया था, प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट एंड सर्वर के दरमियान में सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। नेटस्केप नहीं, ये पेपर में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं ये कि HTTPS में एस के क्या चीज़ होती है, इसके अंदर प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है। अच्छा, अब इसमें ही आगे एक होती है टर्म है कि पब्लिक की और प्राइवेट की इंक्रिप्शन। दोनों मैं बताता हूँ आपको क्या है। वन ऑफ द मोर फैसिनेटिंग टॉपिक्स इन द फील्ड ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड पब्लिक की इंक्रिप्शन, which involve techniques by which encryption systems are designed so that having a knowledge about how messages are encrypted does not allow one to decrypt message। जब तक उसके बाद पब्लिक की नहीं ना होगी, वो की वाली बात मैंने ऊपर आपको जो बताई, जो करने के लिए मैसेज करने के लिए उन्होंने अपने पास रखी होती थी उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, तो ये पब्लिक की वो चीज़ है कि साथ उसके जाती थी कि ये मैसेज को इस की को यूज़ करके विदाउट उसके बगैर उसको पढ़ना इम्पॉसिबल है, समझ नहीं आएगी क्या लिखा है। दिस करेक्टर इज सम वर्ड काउंटर initiative. After all, the initiative would suggest that if a person know how messages are encrypted, then the person should be able to reverse the encryption process and thus decrypt the message। जब बंदे को वो चीज़ पता चल जाएगी पब्लिक की कैसी है और क्या मैसेज लिखा है, तो फिर वो रिवर्स प्रोसेस करते 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 उसको सारे को डिक्रिप्ट कर लेगा और पढ़ लेगा क्या है। बट द पब्लिक की इंक्रिप्शन सिस्टम डिफेयर दिस इनिशिएटिव लॉजिक, फाई करती है। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अब पब्लिक की इंक्रिप्शन सिस्टम इन्वॉल्व द टू वैल्यूज कॉल्ड कीज़। दो तरह की कीज़ होती हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ी। वन नॉन एज अ पब्लिक की इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट मैसेज, द अदर की नॉन एज अ प्राइवेट की। अब ये चीज़ें भी दोनों फ़र्क है। पहले सिंपल वर्ल्ड वार वाली मैंने ऊपर एग्जांपल दिया है, उसमें सिंपल होता था कि एक ही की होती थी, उसी की से उसने डिक्रिप्ट भी होना है। इंक्रिप्शन भी हमने उसी को यूज़ करके किया और डिक्रिप्शन भी उसी को यूज़ करके किया। लेकिन यहाँ पर पब्लिक की और प्राइवेट की दो डिफरेंट है। इज़ रिक्वायर्ड टू डिक्रिप्ट, यानी प्राइवेट डिक्रिप्ट करेगा और पब्लिक इनक्रिप्ट करेगा। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि दो कीज़ होती हैं। आपके पास अगर पब्लिक की आपने मैसेज के दौरान आपने पकड़ भी लिया ना कि ये पब्लिक की थी, आप उस मैसेज को फिर भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको उसको मैसेज को पूरा पढ़ने के लिए आपको प्राइवेट की चाहिए। क्योंकि हो सकता है कुछ पार्ट प्राइवेट की के अंदर इंक्रिप्शन की टेक्निक लिखी हो, कुछ उसमें ना लिखी हो पब्लिक की के अंदर। ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए इंक्रिप्शन के लिए। अगला कॉन्सेप्ट है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। One approach to resolve this problem is to establish the trusted internet site called the certificate authority। अब ये वो बात कर रहा है कि ऊपर हमने एक एग्जांपल है उसको मिस कर गया हूँ। subtle problem lurking within the public key system. One is to ensure that the public key being used is in fact the proper key for destination party। अब होता ये है कि अगर आपके पास जब तक दोनों कीज़ नहीं ना होंगी तब तक वो मसला होगा, और दोनों की अथेंटिक पर्सन के पास गई है, इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है। अनअथेंटिक पर्सन के पास चल जाएगी तो फिर तो मसला होगा ना, अथेंटिक के पास जानी चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट एक गूगल ने बताया हुआ सर्टिफिकेट, ये सर्टिफाइड एक वेबसाइट है या इसको सर्टिफिकेट एक वेबसाइट को साइन हुआ होता है। ये HTTPS बेसिकली एक गूगल की सिक्योर या नॉन सिक्योर है। अगर एस नहीं होगा, नॉन सिक्योर होगी, तो वो आपको वार्निंग देगा कि ये इसके पास सर्टिफिकेट नहीं है इस वेबसाइट के पास। तो यहाँ पर आप कोई लेन देन करेंगे तो आप अपनी जिम्मेदार पे हैं। कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, कुछ भी करना है, इनके पास इंक्रिप्शन नहीं यूज़ हुई
तो आपकी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप करेंगे वो इनक्रिप्ट नहीं होगी, इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है। हुज टास्क इज टू मेंटेन द एक्यूरेट लिस्ट ऑफ पार्टी एंड देयर पब्लिक की, जिसके पास एक्यूरेट लिस्ट ऑफ पार्टीज हैं और पब्लिक कीज हैं। दीज अथॉरिटीज acting as a server then provide reliable public key information to their client in the package known as certificates की फॉर्म के अंदर वो एक आपको की फॉर्म करती है। अब ये नीचे उसी की एग्जांपल मैं आपको इमेज के अंदर दिखाता हूँ। सर्टिफिकेट इज अ पैकेज containing a party name and that party public key। एलर्स के पास पब्लिक की है, कार्लोस के पास भी पब्लिक की है, लेकिन बॉब के पास प्राइवेट की है क्योंकि बॉब ने एक्सेस किया है उसको इन्फॉर्मेशन को। बोथ एलिस एंड कार्लोस कैन सेंड इनक्रिप्टेड मैसेज टू बॉब। दोनों इनक्रिप्टेड मैसेज भेज सकते हैं क्योंकि उसके पास प्राइवेट की है आगे, तो वो उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। एलिस होल्ड द पब्लिक की, कार्लोस होल्ड द पब्लिक की, लेकिन बॉब के पास होल्ड है पब्लिक की लेकिन वो मैसेज नहीं भेज सकता। उसका रीज़न क्या? कार्लोस कैन नॉट डिक्रिप्ट एलिस मैसेज इवन थो शी नो हाउ एलिस इनक्रिप्टेड इट, लेकिन वो फिर भी नहीं कर सकता। उसका रीज़न ये बता रहा है कि मैनी कमर्शियल सर्टिफिकेट अथॉरिटी आर नाउ अवेलेबल ऑन इंटरनेट, although it is also common for organizations to maintain their own certificate authority in order to maintain tighter control over the security of organization। कुछ जगह पर कुछ वेबसाइट जो है वो अपना एसएसएल का सर्टिफिकेट रखती हैं। बेसिकली हम ऊपर जो एसएसएल की टर्म पढ़ी है उनके पास अपना एसएसएल का होता है। बॉब के पास प्राइवेट की है, एलएस के पास अपनी पब्लिक की है, कार्लोस के पास अपनी पब्लिक की है, लेकिन कार्लोस फिर भी नहीं कर पाया बॉब से इनक्रिप्टेड मैसेज उसको नहीं भेज पाया क्योंकि उसका सर्टिफिकेट एसएसएल का कोई और है या उसके अंदर की अवेलेबल नहीं है, ये वजह है। ठीक है, ये एग्जांपल है बेसिकली एसएसएल की पब्लिक की और प्राइवेट की का मेजर रीज़न और मेजर जो है वो जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे हो रही होती है बैकएंड पे वो समझाया गया आपको। अभी इसमें एक और चीज़ भी आती है। We should comment on the role public key encryption system playing in solving the problem authentication, making sure that the author of message in fact is a party it claimed to be। ऑथेंटिकेशन है सबसे उसने उसकी जो कार्लो था उसका मैसेज क्यों नहीं वो उसे इनक्रिप्टेड मैसेज भेज पाया क्योंकि वो ऑथेंटिक पर्सन नहीं था उस मैसेज को पढ़ने के लिए या भेजने के लिए। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन होती है। मेक श्योर दैट द ऑथर ऑफ मैसेज इज इन फैक्ट द पार्टी इट टू बी क्लेम। ऑथर हो वो ओरिजिनल हो पर्सन, यानी नीचे कॉन्सेप्ट है डिजिटल सिग्नेचर। The holder of the private key can produce a bit pattern called a digital signature that only that party know how to produce। By attaching the signature to a message, the sender can mark the message as being authentic। सेंडर जो है वो डिजिटल सिग्नेचर साथ भेजता है कि जिसने वो रीड करना है उसमें बिट पैटर्न के फॉर्म में होता है 01 की फॉर्म में कि ये जो जिसके पास की है सेंडर और रिसीवर दोनों अथेंटिक हैं, इसी ने इसको भेजना है, किसी और थर्ड पर्सन को नहीं पता चलेगा। ये सिक्योर इस तरह आपकी चीज़ें वेबसाइट पे आपको इन्फॉर्मेशन डालते हो तो वो सिक्योर ऐसी हो रही होती है, ना तो वो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को नज़र आती है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है, ना तो वो कोई थर्ड पर्सन आके अगर करेगा तो अगर उसको पब्लिक की मेल भी जाती है तो प्राइवेट की तो उसको कहाँ से मिलेगी, वो तो सर्वर पे पड़ी हुई है। बॉब सर्वर साइड पे बैठा हुआ है, उसके पास है वो तो प्राइवेट की। जब तक प्राइवेट की नहीं पहुंचेगी उसके पास पब्लिक इनक्रिप्टेड मैसेज नहीं पहुंचेगा वो नहीं देख सकता, कोई भी उसको डिक्रिप्ट नहीं हो सकता उसके बगैर। ये उसका कॉन्सेप्ट है पब्लिक और प्राइवेट की का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट लीगल अप्रोच टू नेटवर्क सिक्योरिटी। Enhancing the security of computer network system is to apply the legal remedies। अब लीगल रेमेडीज़ हम लॉज वगैरह पढ़ने लगे हैं कि अगर मसला हो जाता है इंटरनेट में तो आपके कोई इन्फॉर्मेशन आपकी हो जाती है तो उसका करना क्या है। डिफाइनिंग व्हाट इज़ अ लीगल एंड व्हाट इज़ इलीगल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। क्या चीज़ लीगल है और क्या इलीगल है ये हमें पहले पता करना है। इलीगल एक्शन में भी लेड टू पनिशमेंट। इलीगल अगर वो कोई आपका थेफ्ट कर रहा है, आपका डाटा लेके जा रहा है तो उसकी पनिशमेंट होनी चाहिए। टू इश्यूज, मेकिंग एन एक्शन इलीगल डज नॉट स्टॉप द एक्शन।
अगर आप उसको कह देते हो यार ये इलीगल हो रही है एक्टिविटी, आप उसे तरह आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, सिर्फ कहने से तो नहीं ना है। इंटरनेशनल लॉ इलीगल इन वन कंट्री एंड लीगल इन अनदर कंट्री। अब ये भी मसला है कि आप उसको कहने से वो रुक नहीं जाएगा, और दूसरी चीज़ कुछ कंट्रीज़ में वो चीज़ लीगल होगी और कुछ कंट्रीज़ में इलीगल होगी, लॉज पे डिपेंड करता है। अब ये यूएसए का एक लॉ बता रहे हैं कि यूएसए पास 1984 में एक लॉ आया था कि वर्म्स एंड वायरस, थेफ्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी मोर रिलेटेड थिंग्स आर कवर्ड एनी थिंग ऑफ वैल्यू। अगर कोई इस तरह की चीज़ें होंगी तो जो भी बंदा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूएस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट एक पास हुआ था जिसमें एम्प्लॉयर्स आईएसपी राइट टू लुक इनटू द कम्युनिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो भी आपके हैं वो लुक आईएसपी जो है वो देख सकता है, जो भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। इलीगल फॉर आईएसपी टू मेक अवेलेबल द प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, इलीगल हो गया था, लेकिन वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को नहीं देख सकते आपके आईएसपी। आपकी यानी फ़ोन नंबर हो गया, आपका आईडी कार्ड नंबर हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, डेबिट कार्ड नंबर, वो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। एम्प्लॉयज़ कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन स्पेशली व्हेन द इक्विपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज़ यूज्ड। एम्प्लॉयर्स यानी जो आपका जो मालिक है कंपनी का, अगर फॉर एग्जांपल उसने नेटवर्किंग की हुई है अपने कंपनी के अंदर, तो वो उसके इंटरनल इंफॉर्मेशन को देख सकता है। प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय की यहाँ वो नहीं देख सकता। वही बात जो ऊपर कोई की है, सेम बात को वो यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा है। पाकिस्तान में जो 2016 में एक नेशनल असम्बली पास ने किया था साइबर क्राइम लॉ, 10 साल की पनिशमेंट है फॉर फर्स्ट ऑफेंडर एंड 20,000 फॉर रिपीट ऑफेंडर। डिटेल कैन बी फाउंड, आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं हमारा जो लॉ है। इसमें था हैकिंग, फिनिशिंग, मालवेयर, हैकिंग टूल्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड या इलेक्ट्रॉनिक थेफ्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर, साइबर लॉ के अंदर। फिर पाकिस्तान एप्लीकेबल सिक्योरिटी एक्ट एक पास हुआ था, प्रिवेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2007, 2002 और 2008 में इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस था। वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, टेलीग्राफी एक्ट 1885, ये सारे वो लास्ट थे जो पाकिस्तान में इस वक्त और भी यूज़ हो रहे हैं। आप इन्हें याद कर लें, पेपर में ये 5 नंबर का सवाल आ जाता है, पूछ लेते हैं कि ये सारे एक्ट बताएं। अच्छा, अब हम यहाँ से 85 से मूव कर रहे हैं, एक नया टॉपिक है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? सेट ऑफ स्टेप दैट डिफाइन हाउ अ टास्क इज परफॉर्म। स्टेप्स हैं कि आपने एक कोई काम करना है तो वो कैसे करना है, किन स्टेप्स को यूज़ करके किन चीज़ों को आप करेंगे तो एक ये काम हो जाएगा। हमने एक एग्जांपल दिया कि चाय कैसे बनेगी, मेगा टी। पानी डालो केटली के अंदर, उसको बॉयल करो, पानी में पत्ती डालो, उसके अंदर दूध डालो, उसको थोड़ा सा घुमाओ, उसके अंदर चीनी डालो, कप में डालो और उसके बाद पी लो। ये आपने सारे स्टेप बताए। इसी तरह उसने 2 एग्जांपल और ली हैं कि एज लॉन्ग एज द हाल्ट इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेप। मशीन साइकिल क्या होती है? फैच करेगा इंस्ट्रक्शन, उनको डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। कंप्यूटर यही करता है ना, इनपुट उसको दो, उस पर प्रोसेसिंग करता है, उसका आउटपुट करता है। ये एक एल्गोरिदम ही है ना, जैसे हमने ऊपर चाय का बताया, इसी तरह ये एक एल्गोरिदम है। Algorithm execution. Many researchers believe that every activity of human mind, including imagination, creativity, decision making, is actually the result of algorithm execution. आपके दिमाग में कोई भी चीज़ सोच रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई काम का सोचने लगे हो कि ऐसे 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 करूँगा मैं ये काम, ये सारा आपके दिमाग में एल्गोरिदम ही चल रहा होता है। ठीक है। अब फॉर्मल डेफिनेशन क्या है इसकी? एन एल्गोरिदम इज ऑर्डर set of unambiguous executable steps that defines a terminating process। ये एक unambiguous कहते हैं कि यानी जो बात आपको बताई जा रही है ना, इसका मतलब ये कि एक सीक्वेंस में आपको बताई जा रही है, वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। अनएम्बिगुअस हम उस स्टेप्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं कि कोई चीज़ को, किसी टास्क को उस अनएम्बिगुअस ऑर्डर में करते करते उसको ख़त्म करना है,
वो किस तरह करना है, ऑर्डर वर्सेस सीक्वेंस, वो हम पढ़ते हैं। हैव अ वेल एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर इन ऑर्डर ऑफ इन द टर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। एक वेल स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्डर में हो। एग्जीक्यूशन डज नॉट मीन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। लाइक वी डू नॉट हैव पैरेलल प्रोसेसिंग, हम पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, हमारे पास ना सीक्वेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाजमी नहीं है कि वह सीक्वेंस में हो, एक ही फ्लो में जा रहा। फ्लिप फ्लॉप प्रोड्यूसिंग देयर आउटपुट इंडिविजुअल एंड देन टुगेदर दे हैव अ मीनिंग। एक फ्लिप फ्लॉप एक डिवाइस होती है, ये आप डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में पढ़ेंगे। वो आउटपुट जो है वो इंडिविजुअली प्रोड्यूस करती है और फिर बाद में उसको जो है वो कंबाइन कर लेती है। अगर वो इंडिविजुअली आप पढ़ेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा क्या इसने आउटपुट दिया, लेकिन जब वो उसे जोड़ देगा ना, फिर वो ऑटोमेटिकली उसको कर देगा। वो सीक्वेंस में नहीं देता, किसी ऑर्डर में नहीं आउटपुट देता। एग्जीक्यूटेबल, मेक अ लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, आप लिस्ट बना लो पॉजिटिव इंटीजर का। कंप्यूटर साइंटिस्ट यूज दिस टर्म टू इफेक्टिवली कैप्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेबल। यानी कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो टर्म यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट को किसी को कैप्चर करने के लिए, अनएम्बिगुअस, जो हमने ऊपर पढ़ी थी। द इंफॉर्मेशन इज अ स्टेट ऑफ प्रोसेस मस्ट बी एफिशिएंट टू डिटरमाइन यूनिकली एंड कंप्लीट द एक्शन रिक्वायर्ड बाय ईच स्टेप। यानी वही मैंने ऊपर बात की, जो आपको जो इन्फॉर्मेशन है स्टेट ऑफ प्रोसेस में लाएंगे, सफिशिएंट टू डिटरमाइन यूनिकली एंड कंप्लीट द एक्शन रिक्वायर्ड। इसी तरह भी वो इन्फॉर्मेशन जो भी हम स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं वो सही भी हो सकते हैं, यूनिक भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट होने चाहिए। एक आपने किसी चीज़ को काम करने का एक तरीका है, फिर दूसरा तरीका है, तीसरा। एक काम करने का एक तरीका नहीं होता, तो वो अनएम्बिगुअस इसलिए यह टर्म बोली जाती है। टर्मिनेटिंग प्रोसेस, द एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम मस्ट लीड टू एन एंड, उसको ख़त्म होना है, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना है अनएम्बिगुअस स्टेप्स को यूज़ करते हुए। मॉनिटरिंग द वाइटल साइन ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट, मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट एटीट्यूड इन द फ्लाइट। उसने एग्जांपल दी हुई है एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड मेंटेन करना, वो कहीं से उसके स्टेप्स होंगे कि कैसे उसको करना है। एक बटन दबाना है, दूसरा दबाना है, तीसरा दबाना है। वो हॉस्पिटल में आपके उनका जो बाज़ औक़ात आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वो मॉनिटरिंग सिस्टम होता है कि इसका ब्लड प्रेशर कितना है, इसका शुगर कितना है। वो सारे स्टेप्स को करके इन दी एंड डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये मसला है, इसको क्या ये पेशेंट को मतलब क्या है ये चीज़। इन दी एंड वो जो है एक नतीजे पर जहाँ पहुँचता है, वो टर्मिनेशन कंडीशन प्रोसेस है, टर्मिनेटिंग उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहे हैं। अच्छा, एक हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नेचर। एब्स्ट्रैक्ट नेचर क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एम्फसाइज द डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्गोरिदम एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, अ डिस्टिंक्शन दैट इज एनालॉगस टू बिटवीन अ स्टोरी एंड अ बुक। स्टोरी एब्स्ट्रैक्शन है और अ कॉन्सेप्ट इन नेचर जो किताब है वो उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह एल्गोरिदम एब्स्ट्रैक्ट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन। एल्गोरिदम एब्स्ट्रैक्शन है, यानी वो उसका रियल पार्ट नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्शन है कि ऐसे होना चाहिए। और जो उसका रियल पार्ट है वो बाद में मैं बताता हूँ कि उसका रियल पार्ट क्या होता है। एल्गोरिदम देखें, ये फ़ॉरेनहाइट का उसने फार्मूला लिखा है कि इस तरह आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसने इंग्लिश में लिख दिया है कि मल्टीप्लाई द टेम्परेचर रीडिंग सेंसस को 9 डिवाइडेड बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 32 ऐड कर दो उस प्रोडक्ट के अंदर। इस तरह भी हमने एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। तो ये उसने एक बेसिक एग्जांपल दिए कि हम उस तरह भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। उसको ज़रा वर्डिंग में हमने लिख दिया, उसका एक्सप्लेन कर दिया उसको, जैसे एक स्टोरी में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वी शुड क्लैरिफाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलेटेड कॉन्सेप्ट प्रोग्राम एंड प्रोसेस। या प्रोग्राम और प्रोसेसेस क्या चीज़ होते हैं। अब प्रोग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। वो कहता है कि जो आपका जो एल्गोरिदम है ना, वो एक उसने उसका हमने एक प्रोग्राम बनाना होता है कोड करके। प्रोग्राम इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, वेयर एज अ प्रोसेस इज़ एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग एल्गोरिदम। प्रोसेस, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस, चार प्रोसेस की जितनी भी एक्टिविटी होंगी, एक एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करेंगे, दो को करेंगे, ये वो बेसिकली एक प्रोसेस है। तो सारे प्रोसेसेस को मिल के
एक प्रोग्राम बनता है जो कि एल्गोरिदम है। वही हमने ऊपर देखा था कि सारे स्टेप्स को, हर स्टेप एक प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेसेस को मिल के एक प्रोग्राम बनेगा। वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके एल्गोरिदम की, जो कि कोडिंग के थ्रू होता है। वो कैसे होता है हम आगे उसको देखते हैं। प्रिमिटिव, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। हमने उसको बताना था कि भाई कैसे होगा, इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा, किस तरह होगा। और पर है पर लैंग्वेज ऑफ पिक्चर एज डेमोस्ट्रेटेड इन फिगर। अब फिगर में ज़रा देखें, मैं उसके बाद आपको समझाता हूँ। कागज़ को लिया, उसको मोड़ा, किस तरह मोड़ते 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 एंड पे हमने एक कागज़ की कश्ती बना ली छोटी। ये बच्चे बचपन में आपने स्कूल में ये काम किया होगा। तो हमने उसकी एक तरह की कि एल्गोरिदम ही हम ये लिख रहे हैं कि हम इसको अगर वर्डिंग में लिखें तो पेपर को लेफ़्ट में फ़ोल्ड करो, ऐसे फ़ोल्ड करो, वैसे करो, ये सारा कुछ हम उसको बताएंगे। या हम उसको इमेज बना के या दिखा के बताएंगे कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इस तरह फ़ोल्ड कर लो, पहले इस तरह फ़ोल्ड करना है, फिर इस तरह करना है। तो ये प्रिमिटिव्स हैं कि उसको करना कैसे है, किस लैंग्वेज में उसको समझाना है, वर्डिंग में समझाना है या किस तरह। हम कंप्यूटर को बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझाते हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट अप्रोच इज प्रॉब्लम बाय एस्टैब्लिशिंग अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक from which algorithm representation can be constructed. Such a building block is called primitive. इनको प्रिमिटिव कहते हैं कि जो आप बिल्डिंग ब्लॉक, जो स्टेप्स कर रहे हो उसको बनाने के लिए, उसमें कंप्यूटर साइंस में उसको प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव है इट्स ऑन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स होता है। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स हमने पढ़ा था। सिंटैक्स उसका जो उसकी असल फॉर्म है और उसका जो मीनिंग होता है वो सिमेंटिक्स होते हैं। सिंटैक्स रेफर टू प्रिमिटिव सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिमेंटिक रेफर टू मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव। ठीक है, तो हम उसको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको, उसकी जो लैंग्वेज होगी उसमें हम प्रोग्राम करते हैं। वो आप आगे पढ़ते हैं कि वो क्या होता है, कैसे होता है। सिंटैक्स में उसने कहा कि वो एक लाइन ऐसे करके एरो होगा, टर्न द पेपर ओवर एज इन। सिमेंटिक उसका मतलब क्या है, टर्न ओवर एज इन। उसके बाद शेप वन साइड, डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट साइज ऑफ एज इन। दोनों की साइड जो है वो डिस्टिंग्विश होनी चाहिए। रिप्रेजेंट अ वैली फोल्ड सो दैट, रिप्रेजेंट इस तरह करना है। उसका मीनिंग उसने जो है वो सिंटेक्स जो है वो साथ दे रहा है कि एरो ऐसे कर लो, वो उसकी एरो शेप बना लो, पुश इन सो दैट इस तरह की शेप आए तो वो इस तरह की हो जाए। तो वो हर स्टेप को उसने एक लैंग्वेज बना के हमें समझाया कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, आप इसको इस तरह पेपर को मोड़ लोगे, उस तरह मोड़ लो। ये उसकी एक प्रिमिटिव्स बन गए, सिमेंटिक और सिस्टमेटिकली, सिंटैक्स और सिमेंटिक बन गया। ठीक है। अच्छा, एल्गोरिदम की रिप्रेजेंटेशन, अभी तो हमने उसको पढ़ा कि उसको एल्गोरिदम को बाद में उसको हम एक प्रोग्राम में कर लेते हैं। उससे करने से पहले एक टर्म बोली जाती है सूडो कोड। उसका एक सूडो कोड लिखा जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है, सूडो कोड को यूज़ करते हुए आप आगे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके उसका कोड लिख सकते हैं। वो एक इंग्लिश में हम उसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं। सूडो कोड मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट, कंसाइज एंड नोटेशन रिप्रेजेंटेशन रिक्वायरिंग द सेमेंटिक स्ट्रक्चर। यानी उसका कोई कंसिस्टेंसी उसके अंदर होनी चाहिए और एक सेम नोटेशन यूज़ हो कि उसको हमने कैसे लिखना है। कुछ स्पेसिफिक होती हैं चीज़ें, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ कि वो कैसे होता है। लाइक उसने एक एग्जांपल दिया है, रिमेनिंग फंड इज इक्वल टू चेक बैलेंस प्लस सेविंग बैलेंस। हमने ये ले लिया है कि एक ये इक्वेशन ही है कि रिमेनिंग फंड का कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेकिंग बैलेंस प्लस सेविंग बैलेंस। ठीक है, इज असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट साइन द सम ऑफ चेकिंग बैलेंस एंड सेविंग बैलेंस को हम ऐड करेंगे तो वो हम असाइन कर देंगे कि रिमेनिंग बैलेंस इतना हो। ये इसने एग्जांपल दिया है कि इस तरह हम काम करते हैं। उसको जो सूडो उसका जो बनाते हैं किसी चीज़ का सूडो कोड, वो इस तरह होता है। अनदर रिकॉर्डिंग सिमेंटिक स्ट्रक्चर इज द सिलेक्शन ऑफ टू पॉसिबल एक्टिविटी डिपेंडिंग ऑन द ट्रूथ ऑफ फॉल्स और सम कंडीशन। यानी कोई चीज़ सही हो या गलत हो, हमको कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ऐसे हो तो ऐसे हो जाए। यानी चेकिंग बैलेंस और नहीं एंड
यानी उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो रिमेनिंग फंड बनेगा। पीछे एंड और का कॉन्सेप्ट याद रिवाइज करें, आपको उससे चीज़ समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पर एंड अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली। तो उसने एक एग्जांपल दिया, बाय और सेल अ कॉमन स्टॉक डिपेंडिंग ऑन वेदर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज और डिक्रीज। अगर तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई है तो हमने बाय और सेल नहीं करना, अगर नहीं बढ़ी तो हम कर लेंगे। हम इस तरह को सूडो कोड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिख रहे हैं ना बात को, हम इसका सूडो कोड कहते हैं इफ़ कंडीशन एक्टिविटी एल्स एक्टिविटी। अगर कंडीशन ये है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, अगर तो इंक्रीज हुई है तो एक्टिविटी कर दो कि हम बाय और सेल नहीं कर रहे हैं, एल्स हम बाय और सेल कर रहे हैं। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे भी हम उसकी कंडीशन, ये एक बेसिकली सूडो कोड है। हमने एक कंसिस्टेंसी के साथ एक सेम नोटेशन के साथ उसको एक्टिविटी कह दिया, उसको एक्टिविटी कह दिया, एल्स कह दिया, इफ़ कह दिया, ठीक है। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल है, ईयर इज़ अ लीप, डेली टोटल इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 366। अगर ये ईयर इज़ अ लीप तो हम ये कैलकुलेट कर दें, एल्स डेली टोटल इज इक्वल टू टोटल 365। अगर तो वो लीप ईयर है, लीप ईयर आपको पता है कि वो अगर फरवरी का 29 डेट आती हो तो उसे लीप ईयर कहते हैं। अगर नहीं आती तो वो 365 डेज ही होंगे, वरना 366 होंगे। डेली टोटल को हम बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ने एक एग्जांपल के तौर पे दिए, आप इस तरह एग्जांपल कोई भी बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं मॉड्यूल 90 पे। उसने इसी तरह वाइल स्ट्रक्चर दे दिया है, इसी तरह हमने पहले इफ़ पढ़ा था, तो ये हम वाइल स्ट्रक्चर दे रहे हैं। एज लॉन्ग एज देयर आर टिकट टू सेल कंटिन्यू सेलिंग द टिकट। जब तक टिकट बिक रही हैं टिकट बिकती रहे। एंड वाइल देयर आर टिकट टू बी सेल कीप सेलिंग द टिकट। जब तक टिकट्स हैं बेचते रहो। वाइल देयर आर टिकट्स टू सेल कीप सेलिंग द टिकट। वही बात उसने वाइल के साथ यूज़ कर दी। फॉर सच केसेस हम उसको लिखते हैं वाइल कंडीशन एक्टिविटी। जब तक हमारे पास टिकट है उसको बेचते रहो, एक्टिविटी परफॉर्म कर दो, ये उसने कंडीशन दे दी। वाइल टिकट रिमेन टू बी सोल्ड, जब तक पड़ी है उसे टिकट को बेच दो। उसने उसी एग्जांपल को उसी चीज़ के अंदर वाइल के अंदर हमें लिख के बता दिया कि इस तरह हम लिख सकते हैं वाइल का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह फंक्शन आ जाता है, एक फंक्शन भी इसके अंदर चीज़ होती है कि यूजिंग फंक्शन फॉर सूडो कोड यूजिंग अ पाइथन कीवर्ड फॉर डेफ टू अनाउंस दैट द टाइटल विजन। यानी कोई फंक्शन परफॉर्म करना, मल्टीपल चीज़ें एक टाइम में परफॉर्म करना। इसकी मैं नीचे एग्जांपल देता हूँ। डेफ ग्रीटिंग काउंट इज इक्वल 3 वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट हेलो काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। ये एक पूरा फंक्शन है, एक पूरा ये एक प्रॉपर्टी है एक चीज़ की कि आपने ग्रीटिंग करनी है जब काउंट 3 हो जाए, और उसने नीचे कंडीशन लगाई है कि जब काउंट ग्रेटर दैन 0 हो तो हमने हेलो प्रिंट करना है। उसने बेसिकली क्या है, वो ये रहा है कि काउंट जब तक 3 तक जाए, अभी वो 0 है, अगर वो 0 से ज़्यादा होगा और वो 3 से मैक्सिमम वो 3 है, ठीक है, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट -1। अभी उसके अंदर वैल्यू 3 पड़ी है, अब वो काउंट ग्रेटर देन 0, उसने पहले कंडीशन चेक की, वो 0 से बड़ा है तो हेलो प्रिंट कर देगा, उसमें से एक निकाल देगा, दोबारा वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फिर वो देखेगा उसकी वैल्यू, काउंट में वैल्यू क्या आ जाएगी 2। फिर वो देखेगा कि वो बड़ा है 0 से, फिर हेलो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद सेम इस तरह चलेगा, जब वो ग्रेटर देन काउंट जो है वो 0 हो जाएगा या माइनस के अंदर वैल्यू चली जाएगी, -1 हो जाएगा, फिर वो माइनस या 0, तो वो फंक्शन को बंद कर देगा। ये एक फंक्शन होता है, इस तरह हम करते हैं। अब एक और भी आगे हम करने लगे हैं। अगर इफ़ अमाउंट इतनी है तो प्रोसेस कर दो लोन, एल्स रिजेक्ट एप्लीकेशन। अब प्रोसेस लोन एक वो नहीं है कि जैसे हम लिख देगा जी प्रोसेस लोन, नहीं, उसके अंदर पूरा एक फंक्शन लिखा हुआ है कि लोन प्रोसेस कैसे करना है, इतनी अमाउंट की उसको कैसे करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है कि कितना अमाउंट की देनी है और कैसे कैसे देनी है। रिजेक्ट एप्लीकेशन के अंदर सिंपल एक फंक्शन होगा कि भाई उसकी मैच नहीं की इतनी कंडीशन,
कंडीशन ने मैच नहीं की तो आपका लोन अप्रूव नहीं हो सकता। ये सिंपल एक सूडो कोड की एग्जांपल उसने दी है। आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब वो कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक आर्ट है, उसको कैसे सॉल्व करना है, हम कैसे करेंगे भाई कि एक एल्गोरिदम हमने कैसे लिखना है, सूडो कोड हम कैसे लिखेंगे। उसके अंदर सबसे पहले है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ये मसला क्या है भाई, प्रॉब्लम क्या है, उसको अंडरस्टैंड करना। डिवाइस अ प्लान फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्लान बनाओ कि भाई इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है, ये कैसे होगा, कोई पॉसिबिलिटी अपने दिमाग के अंदर लाओ। कैरी आउट द प्लान, जो प्लान आपने सोचा है उसको आप करो, यानी सोचो कि आप कैसे ये प्लान होगा। वैल्यूएट द सॉल्यूशन फॉर एक्यूरेसी एंड फॉर इट पोटेंशियल एज टूल फॉर सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम। हम सॉल्यूशन को वैल्यूएट करेंगे कि एक्यूरेसी करेंगे कि एक्यूरेट हो, ठीक है, फॉर इट पोटेंशियल एज अ टूल फॉर सॉल्विंग अदर प्रॉब्लम। हम ये भी कर सकते हैं कि इससे हम और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, ठीक है। ट्रांसलेट इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्राम डेवलपर, ये तो हमने देखा ना कि एल्गोरिदम कैसे होता है। अब हम एक डेवलपर, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो एज ए डेवलपर कैसे करते हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। गेट एन आइडिया ऑफ हाउ एल्गोरिदमिक फंक्शन माइट सॉल्व द प्रॉब्लम, हम एक आइडिया देंगे कि एल्गोरिदमिक फंक्शन जो हम लिखने लगे हैं वो कैसे सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। फॉर्मुलेट द एल्गोरिदम एंड रिप्रेजेंट इट एज अ प्रोग्राम, हम फॉर्मुलेट करेंगे एल्गोरिदम को और उसको एक प्रोग्राम की शक्ल में लाएंगे। Evaluate the program for accuracy and potential tool for solving other problem, यानी उसको एक प्रोग्राम की शक्ल में लाएंगे, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसको देखेंगे वो हो सकता है वो किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेम बात हमने उसको एज अ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के तौर पे लिखी। अब एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि पर्सन ए चार्ज विद द टास्क ऑफ डिटरमाइन द एज ऑफ पर्सन बी। उसको टास्क दिया है कि पर्सन ए ने पर्सन बी के बच्चों की उम्र बतानी है। पर्सन बी ने बताया पर्सन ए को कि उसके बच्चों की एज का जो प्रोडक्ट है ना, यानी तीनों को हम मल्टीप्लाई करें वो टोटल 36 है, 36 है। आफ्टर कंसीडिंग क्लू ए ने दोबारा बी से पूछा कि कोई और चीज़ बताओ, तो उसने बताया कि बी टेल्स ए दैट द सम ऑफ चिल्ड्रन एजेस, कि ये सम ऑफ चिल्ड्रन एजेस है कि 36 जो है वो सम है। उसने ए ने एक कहा कि और क्लू दो, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रही। बी ने ए से कहा दैट द ओल्डेस्ट चिल्ड्रन प्ले पियानो। आफ्टर हियरिंग दिस क्लू ए द बी द एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन। उसके बाद उसने बता दिया। ये तो एक एग्जाम्पल है ना कि वो बता देगा, ऐसे बता तो नहीं सकता कोई, लेकिन उसने एक चीज़ अज्यूम कर रहा है, वो यहाँ पर अजम्पशन कर रहा है कि अगर वो बड़ा बच्चा पियानो बजाता तो उसकी एज ज़्यादा ही होगी, बाकी दोनों की छोटों की कम होगी। तो उसने उससे गैस करने की कोशिश करा। वो नीचे आपको एग्जांपल में बताएंगे कि ट्रिपल हुज प्रोडक्ट इज 36। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, लाइक 36 को मल्टीप्लाई करें 1 से, मल्टीप्लाई करें 1 से, तो वो क्योंकि 3 बच्चे हैं तो आंसर कितना आएगा 36। 18 को मल्टीप्लाई करें 2 से, मल्टीप्लाई पे 1 करें, कितना आएगा 36। तो उसके हमने एक मैथमेटिक्स में ट्रिपलेट्स बना लिए, या 6 को मल्टीप्लाई करें 6 से 36 आ जाता है। हमने इसको ऐड करके देखा कि 38 आता है। हमने उसकी डिवीजन करके आगे हम ये सॉल्व जो कर रहे हैं कि 2 + 2, इसको हम हाफ कर रहे हैं बेसिकली, कि अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो 18 आता है। ट्रिपलेट, सम ऑफ द ट्रिपलेट ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह उसने डिटरमाइन किया कि उनके तीनों बच्चों में से जो सबसे बड़ा है उसकी 13 साल उम्र होगी, दोबारा उसने किया तो उसकी 13 साल ही होगी, दूसरे की 11 होगी और तीसरे की 10 होगी। ये उसने एक अजम्पशन की है, मैथमेटिक्स को यूज़ करके एक अजम्पशन कर रहा है कि ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक्यूरेट नहीं है। एनालाइज द पॉसिबिलिटी चाहिए, ठीक है। गेटिंग योर फुट इन द डोर। अब गेटिंग इन द फुट, ये एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक टर्म बोली जाती है। देयर आर ऑफ कोर्स न्यूमरस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हैं, उनमें से एक ये अप्रोच है गेट योर फुट इन द डोर। अब ये एक उसने एक टर्म बताई है कि बिफोर ए बी सी रेस भागने से पहले जो प्रिडिक्शन थी, ए ने प्रिडिक्ट किया कि बी जीतेगा, बी ने प्रिडिक्ट किया कि डी जो है वो आखिर में आएगा, सी ने प्रिडिक्ट किया ए जो है वो तीसरे पे आएगा, डी ने प्रिडिक्ट किया कि ए जो है प्रिडिक्शन जो है वो ठीक होगी।
अब सारी बातों को उसने ओनली वन ऑफ दिस प्रेडिक्शन वाज ट्रू एंड दिस वाज द प्रेडिक्शन मेड बाय द विनर इन व्हाट ऑर्डर डिड द ABCD फिनिश द रेस। अब ये तो बात वो पता चलेगी ना कि जो जीतेगा उसकी प्रेडिक्शन ठीक होगी। जिस तरह उसने प्रेडिक्शन की कि CBAD, CDAB हो सकता है कि C पहले आए फिर D आए फिर AB। इस तरह हमने एक किया कि बट द फॉर्म इज द रूल आउट बिकॉज द बी प्रेडिक्शन मस्ट बी फॉल्स। बी की प्रेडिक्शन भी गलत होगी, बाकियों की प्रेडिक्शन भी गलत होगी। फिनिशिंग ऑर्डर था सी की प्रोडक्शन, सी रेस जीता, सी ने रेस जीती है, तो उसकी जो प्रेडिक्शन होगी उसको हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। अब कर हम ए भी सकते थे, बी की भी कर सकते थे, सी की भी कर सकते थे, डी की भी कर सकते थे, लेकिन हमने उसकी की जो रेस जीत गया। हमने एक एल्गोरिथम में एक वो चीज़ हमने डिफाइन कर दी। एक तो ये चीज़ सोचने वाली है, ये अजम्पशन ही की है कि सोच के उसने अज्यूम किया। ये एक बेसिक उसने एक एल्गोरिथम आपको बताया। अच्छा, आगे हम चलते हैं, एल्गोरिथम डिस्कवरिंग द स्ट्रेटजीज। और कोई स्ट्रेटजी हो सकती है। उन्होंने एक एग्जांपल दी है, डेविस, एलिस एंड कार्लोस दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द जनरल पर्पस एल्गोरिथम वी डिज़ायर। एल्गोरिथम क्या है? इंटरचेंज द नेम डेविड एंड एलिस का इंटरचेंज कर दो। मूव द नेम कार्लोस टू द पोजीशन बिटवीन एलिस और डेविस के बीच में आ जाओ। मूव द नेम बॉब टू द पोजीशन बिटवीन एलिस एंड कार्लोस। वो कहता है कि मूव कर दो, इंटरचेंज कर दो डेविस और एलिस का नेम। वो हमने डेविस और एलिस का नेम इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद वो कहता है कार्लोस टू द पोजीशन बिटवीन, कार्लोस का नाम जो है वो डेविस और उसके बीच में रख दो। फिर बॉब को पोजीशन बिटवीन एलिस एंड कार्लोस के बीच में रख लो। तो दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट। अब हम इसके मुताबिक करेंगे, अगर हम सॉर्ट भी कर लेते हैं कि नाम वाइज, तो फिर भी हम इस एल्गोरिथम को करें तो हम उसके मुताबिक परफॉर्म करें तो हम सबसे पहले किसका नाम आएगा? इंटरचेंज डेविस और एलिस को करेंगे तो डेविड सबसे पहले आएगा। मूव द नेम कार्लोस टू द पोजीशन बिटवीन एलिस और कार्लोस ने इसके दरमियान में आना है, डेविस और उसके एलिस के दरमियान में। अब बॉब जो है उसकी पोजीशन होगी एलिस और कार्लोस के दरमियान में, यानी वो अब वो कहाँ आएगा? क्योंकि कार्लोस तो जो है वो एलिस के बीच में, वो इसके बिटवीन में आएगा, बॉब एंड में नहीं आएगा। तो ये एक सिंपल जनरल पर्पस एक और एल्गोरिथम आपको दिया कि किस तरह हमने स्ट्रेटजी बनाएगा कि हम ऐसे एक एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पर एक वो टर्म लिख रहे हैं, अनदर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इज टू लुक फॉर रिलेटेड प्रॉब्लम। उस तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम देखो दैट इज ईजियर टू सॉल्व और हैज़ बीन सॉल्व बिफोर एंड देन ट्राई टू अप्लाई इट्स सॉल्यूशन टू द करंट प्रॉब्लम। यानी आप प्रॉब्लम देखो कि इस तरह की और कोई प्रॉब्लम है मार्केट में, किसी ने सॉल्व की, किसी और बंदे ने, उस प्रॉब्लम को उठाओ, उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि वो ऑलरेडी सॉल्व है। तो हम इसको उस तरह सॉल्व करना चाहें तो हम उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई हर इंसान की अपनी एक सोच है, वो एक सोच से अपने डेवलप करके एल्गोरिदम बना के कर सकता है। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट एक और टेक्निक होती है, अनदर अप्रोच टू गेटिंग अ फुट इन द डोर to apply the stepwise refinement, which is essentially technique of not to trying to conquer entire task in or in detail at once, rather than stepwise refinement process that the one first view the problem at in term of several sub programs। अब इसमें क्या बात कह रहा है कि वो कहता है कि प्रॉब्लम को, पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय आप अगर एक प्रॉब्लम है 4 स्टेप की, तो हर स्टेप को हर उसमें सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लो, छोटा छोटा कर लो, उसको सॉल्व करो सारे को, और फिर उसको इकट्ठा करके एक रखो, फिर अगली को करो, फिर तीसरी को, चौथे को करो। इसमें दो तरह की अप्रोच यूज़ होती है, टॉप डाउन मेथोलॉजी दैट इज प्रोग्रेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सबसे जो जनरल है उससे हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं टॉप डाउन में, और बॉटम अप में प्रोग्रेस फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। ये दो अप्रोच होती हैं, पेपर में पूछी जाती हैं कि टॉप डाउन और बॉटम अप की अप्रोच किस तरह चलती है। ये सिंपल आपसे पेपर में शॉर्ट कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें एक और लाइन आप देख लें, द डिकम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लम
proposed by top-down methodology of stepwise refinement is often guided by problem solver initiation which might be working in the bottom-up method. ये उस जो आपका यूज़र होता है ना, यानी जो फॉर एग्जांपल आप, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका जो जिसने एल्गोरिदम लिखा है, रिफ़ाइन किया है, ये उसके अपने हाथ में होता है कि वो टॉप डाउन यूज़ करें या बॉटम अप यूज़ करें। वो दोनों भी कर सकता है उसको सॉल्व करने के लिए। जनरल टू स्पेसिफिक भी जा सकता है, स्पेसिफिक टू जर्नल भी जा सकता है। बस इतनी सी बात है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा जो है 95 पर वीक नंबर 7 मुकम्मल हो चुका है। अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको अगर कोई मेरे से प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे अवेलेबल है, आप मुझे उस पर भी रब्ता करके आप बता सकते हैं कि कोई बात आपको समझ नहीं आई है, कोई चीज़ इम्प्रूव करने वाली है लेक्चर के अंदर, तो वो मैं उसे इम्प्रूव करूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।